हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का एक नया जो टॉपिक है, जो नया चैप्टर है, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में सीखा था कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या थी, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे। ठीक है, वो हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन था। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगठन। देखो बेटे, मैनेजमेंट के हमारे 5 कार्य होते हैं। मैनेजमेंट के फर्स्ट जो हमारा कार्य था, जो हमारा एक फंक्शन था, वो हमारा प्लानिंग था। ठीक है, आज हम लोग संगठन के बारे में सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि मैनेजमेंट का हमारा सेकंड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, प्लानिंग के बाद जो काम शुरू किया जाएगा वो संगठन का किया जाएगा। क्या होता है संगठन? देखो बेटे, संगठन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे काम है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, उनकी हम पहचान करते हैं। ठीक है, और प्लस उनका समूहीकरण करते हैं। किसको ध्यान में रखकर? संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड, सबसे पहले हमने क्या किया है? पहचान की है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुपिंग ऑफ activities of an enterprise and establishing relationship between them। देखो बेटे, क्या मतलब है इसका? देखो बेटे, प्लानिंग के बाद हमारा जो प्रबंध का दूसरा कार्य है वो हमारा संगठन है। संगठन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कंपनी का उद्देश्य है, जो भी हमारी कंपनी का लक्ष्य है, उसे ध्यान में रखकर हमने जो जो काम करने हैं, जो जो एक्टिविटीज करनी है, उनकी सबसे पहले हम पहचान करेंगे। मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कौन कौन से काम करने हैं। फिर उन कामों का हम क्या करेंगे? समूहीकरण कर देंगे, मतलब उनके ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है, और प्लस उनके बीच में हम रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। अब यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब है हमारी अथॉरिटी से, ठीक है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को कोई काम दे रहे हैं तो हमें उस काम को करने के अधिकार भी देने चाहिए, तभी हम उसके लिए अकाउंटेबल, वो हमारे लिए अकाउंटेबल हो पाएगा, मतलब वो हमें जवाब दे पाएगा। आप उसे काम तो कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे काम करने के राइट्स नहीं देते हैं तो वो अच्छे तरीके से काम जो है वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमने उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। अब रिलेशनशिप का मतलब होता है कि संगठन के अंतर्गत हम लोग ये पहले से ही स्पष्ट कर देते हैं कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। मतलब यहाँ पहले से ही क्लियर कर दिया जाएगा कि मेरा बॉस कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, मतलब मुझे किसे रिपोर्ट करनी है और कौन मुझे रिपोर्ट करेगा, ताकि काम खत्म हो जाने के बाद हर व्यक्ति को ये बात क्लियर हो कि मुझे जो है अपने काम का जवाब किसे देना है या कौन जो है वो मुझे रिपोर्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी प्लानिंग के बाद सेकंड फंक्शन माना जाता है, जहां पर हमने किसी भी संस्था के उद्देश्यों को, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखा। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, मैंने ये बोला कि मैं जो है किसी भी, कह सकते हो कि कंपनी की सेल को इंक्रीज करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मुझे कंपनी की सेल को जो है वो इंक्रीज करना है, तो मुझे उस बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करने होंगे, यहाँ पे पहले मैं उसका पता लगाऊंगी। ठीक है, फिर मैं उनको ग्रुप्स में बांटूंगी कि कौन बंदा को या कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, और फिर
उनके बीच में रिलेशनशिप भी बता दूंगी कि भाई तेरे को इसको रिपोर्ट करनी है और ये बंदा जो है वो मुझे रिपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं जिसको काम दूंगी वो मुझे जवाब देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई काम की डुप्लीकेसी नहीं होगी, मतलब रिपीट नहीं होगा आपका काम। हर बंदे को पता है कि मुझे कौन सा काम कैसे और कब करना है। तो ये था बेटे ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का मीनिंग, कि जहाँ पर हमने एक काम का जो ढांचा है उसको हम लोगों ने तैयार कर दिया। अब अगर मैं बात करूं इसकी विशेषताओं की, तो हम इसकी विशेषताओं में सीखेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषताएं, सबसे पहले अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो इसकी विशेषता में सबसे पहले जो है मैं ये बोलूंगी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का देखो क्या मतलब है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं उन सब का उद्देश्य एक है। मतलब हर कोई अपने इंडिविजुअल या अपना कोई पर्सनल काम नहीं करेगा, एक कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम जो है वो सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करेंगे। अब हमने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की, मतलब काम करने हैं, तो हम काम, एक बंदा तो सारे करेगा नहीं काम, हम उस काम को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है बेटे, कार्य विभाजन। कार्य विभाजन, काम का बंटवारा करना। लेकिन यहाँ पर काम का जो बंटवारा है वो अकॉर्डिंग टू द स्किल दिया जाएगा। मतलब जो बंदा जिस काम को करने में एक्सपर्ट है, निपुण है, उसे सिर्फ वही काम दिया जाएगा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विशिष्टीकरण, और जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन के बेस पर ही आप लोगों को अपने काम का बंटवारा करना है। अब यहाँ हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट था जिसके लिए हम काम कर रहे थे, हमने काम का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। लेकिन फिर भी हम चाहे अलग अलग काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो एक है। अब उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए सबका सहयोग चाहिए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन, सहयोग की। सभी मिलकर काम करें। एक अकेला व्यक्ति संस्था के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, यहाँ हमें टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ेगा, मिलजुल कर रहना पड़ेगा, मिलजुल कर जो हमारे जो है वो हमें अपने सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोसेस, संगठन एक प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया कि इसके अंतर्गत कोई एक काम नहीं किया जाता, बहुत सारे काम किए जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने सेल को बढ़ाना है, ठीक है, हमारी कंपनी का उद्देश्य जो है वो ये है कि हमने बिक्री बढ़ानी है। अब बिक्री को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं, तभी हमने काम बांटे थे। वो काम हमने विशिष्टीकरण के बेस पे बांटे थे, सबका सहयोग चाहिए था। तो इसमें खाली बिक्री को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने होंगे, एडवर्टीजमेंट देनी होगी, ठीक है, कोई ना कोई हम डिस्काउंट का या कोई ऑफर वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस तरीके से भी आपको लगता है कि हम सेल्समैन जो है ज़्यादा अपॉइंट कर लें, हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट जो है वाइड लेवल पर कर दें, तो मतलब वो आपको भी डिसाइड करना है कि आपको उस बिक्री को कैसे बढ़ाना है। लेकिन उसके लिए आपको काम जो है वो बहुत सारे करने पड़ेंगे और हर डिपार्टमेंट को करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल डिपार्टमेंट को करने होंगे। इसलिए ये कहा जाता है, ये एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि डैश इज मैकेनिक टू दी, या ये कहें कि किसको यंत्र कहा जाता है किसी भी मैनेजमेंट का। डैश इज अ मैकेनिक टू मैनेजमेंट, ये प्रबंध का जो यंत्र है वो क्या है, उसका आंसर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन। क्यों? क्योंकि ये एक बिल्कुल मशीन की तरह है, जिसका एक भी पुर्जा खराब हो गया तो आपका सारा काम जो है वो असफल हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो काम का बंटवारा गलत कर दिया, जो बंदा जिस काम को करने में एक्सपर्ट था आपने उसको वो काम तो दिया नहीं और आपने उसको कोई और काम दे दिया, इसका मतलब काम का बंटवारा गलत हो गया।
काम का बंटवारा गलत होगा तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो भी आप लोगों के ठीक नहीं आएंगे। तो ये थी बेटे हमारी संगठन की विशेषताएं। अभी तक हमने इसमें पढ़ा संगठन क्या होता है और संगठन की विशेषताएं क्या है। अब मैं आपको इसकी प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट। सॉरी जस्ट लेने चली गई थी मैं। अगर बेटे मैं इसकी बात करूं इसकी प्रोसेस की, संगठन की प्रक्रिया की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखो क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क करना है। हमने काम की पहचान करनी है। अब यहाँ पर काम की पहचान का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने काम की पहचान आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही करोगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी एक कंपनी है जो मोबाइल जो है वो उसका प्रोडक्शन करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मोबाइल का निर्माण करना है, मोबाइल को बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए बहुत सारे काम होंगे, कच्चा माल भी खरीदना पड़ेगा, पैसों का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, पुर्जे भी तैयार करवाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे काम होंगे जो हमने मोबाइल की प्रोडक्शन के लिए करने हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या रहा हमारा कि हमने मोबाइल का प्रोडक्शन करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है। अब उसके लिए हमने ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ कौन कौन से जो काम है वो करने हैं। अब हमने ये सोच लिया कि भाई हमने कच्चा माल खरीदना है, पुर्जे भी तैयार करने हैं, प्रोडक्शन भी करना है, हम लोगों का एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, हमको अकाउंटिंग भी करनी है, हमको फाइनेंस का भी अरेंजमेंट करना है। ये हमने सारे काम कर लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट्स है वो बना देंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, विभागीकरण कर देंगे। अब विभागीकरण का यहाँ पर क्या मतलब है, विभागीकरण का मतलब है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको मोबाइल का प्रोडक्शन करना है, आपको हो सकता है रॉ मटेरियल अभी परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हो सकता है इसके जो पार्ट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सारे काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे दिए। मैंने बोला कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या कर देगा, रॉ मटेरियल खरीद देगा, पार्ट्स वगैरह जो है वो अरेंज कर देगा, या जो है इसको मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्शन करने का जो वो काम है वो करेगा। ऐसे ही मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल दिया कि भाई तुम जो है वो लोन का अरेंजमेंट कर दो, कि कहाँ कहाँ से तुम लोग जो है वो फाइनेंस अरेंज करोगी। तो मतलब जो जो काम मुझे टोटल करने थे उन कामों को मैंने सौंप दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को तो मैंने सौंप दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट्स के काम पास तो काम आ गए। अब डिपार्टमेंट कैसे काम सौंपेगा, तो थर्ड पॉइंट हमारा बन गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, काम सौंपना, ठीक है। अब देखो बेटे, यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला, एग्जाम्पल दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने ये कह दिया भाई तू रॉ मटेरियल खरीद, तू पार्ट्स भी बना ले और तू प्रोडक्शन का काम भी तू ही संभाल ले, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये कहा गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ये भी काम आया कि भाई उसने रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना है। अब रॉ मटेरियल परचेज करने कौन जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है उसमें राम भी काम करता हो सकता है उसमें मोहन भी काम करता हो सकता है उसमें गीता भी काम करती हो। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि रॉ मटेरियल खरीदने का जो काम है वो किसे दिया जाए, वो राम को दिया जाए, वो मोहन को दिया जाए, या वो गीता को दिया जाए। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को लगता है कि भाई राम जो है वो कच्चा माल खरीदने में एक्सपर्ट है, इसकी परचेजिंग अच्छी है, इसकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो राम को देगा। अगर उसे लगता है कि गीता जो है वो स्पेयर पार्ट्स का अरेंजमेंट अच्छे से कर सकती है, तो वो ये काम उसको देगा। ये सारे काम करने के बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट हमारा बनता है
वो हमारा बन जाता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का देखो बेटे यहाँ पर क्या मतलब है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाएगा, संचार किया जाएगा, ताकि जितने भी रिलेशनशिप हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उनकी अच्छे से व्याख्या कर सकें। मतलब इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाएगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। मतलब ये क्लियर कर दिया जाएगा कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसने हमें रिपोर्ट करनी है और हम किसको रिपोर्ट करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी काम की रिपीटेशन जो है वो ना हो। तो ये पॉइंट्स थे, ये कुछ स्टेप्स थे जो हमारे संगठन की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। इनको भी आपने सीक्वेंस में करना है, 1 बाय 1 करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा संगठन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी और उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।